अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज मेरे साथ मौजूद है हमना शहजाद जो कि एक एजुकेशनिस्ट हैं और जो आपके करियर पाथ में आपको हेल्प करती हैं किस तरह से कि आपको वो आपके गोल सेट करने में हेल्प करती हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर स्टूडेंट हैं, आपको नहीं पता चल रहा विच फील्ड इज़ गुड फॉर यू, तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हुई नज़र आती हैं आपको। मतलब इन द शॉर्ट यू कैन से कि वो करियर काउंसलर हैं और वो आपको करियर डेवलपमेंट में, करियर प्लानिंग में भी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर हम इनके बैकग्राउंड पे जाते हैं तो हमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी नज़र आती है और वो नज़र आता है कि वो हमना शहजाद जो आज एक एजुकेशनिस्ट हैं, जो दूसरों को सलाह देती हैं कि किस तरह से आपने अपना करियर पाथ चूज़ करना है, किस तरह से आपने अपनी स्किल्स जो हैं उनको मज़ीद इन्हांस करते हुए किसी फील्ड में अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी है। अगर उनका हम बैकग्राउंड चेक करते हैं तो शी वाज अ आईटी ग्रेजुएट, राइट? इज इट एग्जैक्टली। राइट? ओके फाइन। तो ये इतना बड़ा कैसे ट्विस्ट आया कि एक आईटी का बंदा जो है वो एजुकेशन सिस्टम में है और वो दूसरों को गाइड कर रहा है? इस हवाले से हम इनसे क्वेश्चन करते हैं और हम चाहेंगे कि हम ना हमें सब कुछ सच सच बताएं। सच सच बताने की बात करूं तो बेसिकली ये सब बात स्टार्ट होती है आपकी लाइफ थीम से। अगर मैं बात करूं तो हमारी ओके। लाइफ की थीम हमारी लाइफ की थीम होती है बेसिकली। ये बड़े मजे की चीज होती है। ये आपके अंदर की एक मोटिवेशन होती है, आपके अंदर का एक क्वेश्चन होता है कि एक्चुअली आप करना क्या चाहते हो, आप किस चीज के लिए बने हो। बिल्कुल। मैं पढ़ाई में अच्छी थी, एक अबव एवरेज स्टूडेंट थी। बहुत लोगों ने जोर लगाया डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी। स्किल्स अच्छे थे, ज्यादा न्यूमरेसी की तरफ ज्यादा अच्छी थी, इंजीनियरिंग की तरफ अच्छी थी, और कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे घर वाले आपको पता है कहते हैं कि आप ये कर लो वो कर लो, इंजीनियरिंग में चली गई, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चली गई। वहां पे भी अच्छी थी, लेकिन वहां पे मुझे एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से आप कह लो कि मेरे अंदर थी, वो ये थी कि नहीं, मुझे ये नहीं करना। मुझे कुछ ऐसा करना है कि लाइक आई ऑलवेज इंस्पायर माई टीचर्स। अगर स्कूल में भी देखूं तो मैं अगर अपनी आइडियल पर्सनालिटीज की बात भी करूं तो मुझे हमेशा कोई ना कोई मेरा टीचर ही मेरा आइडियल रहा है। अगर मैं अपनी लाइक अर्ली चाइल्डहुड में बात करूं तो भी मेरी आइडियल मेरी टीचर ही थी। टीनेज की बात करूं वहां पे भी एक टीचर ही मेरी आइडियल थी। यूनिवर्सिटी लाइफ की भी बात करूं तो मुझे हमेशा फैसिनेट मुझे किसी ना किसी टीचर ने ही किया है। अब इस चीज को मैंने जब आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि डिग्री तो मैं कर रही हूँ, लेकिन ये मतलब स्किल्स भी मैंने सीख ली है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैंने अब आगे इसको टेक्निकली किसी इंडस्ट्री में नहीं करना। क्या करना है, आईटी की डिग्री को लेकर मैं टीचिंग सेक्टर में गई। कैन यू इमेजिन कि आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का अपने बैच का गोल्ड मेडलिस्ट एक स्कूल में पढ़ाने जाता है, ऑप्शन सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ के। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब नहीं करनी थी ये वाली। मेरी जो थीम थी वो यही थी कि आई ऑलवेज लव टू टीच। मैंने आइडेंटिफाई किया मेरी लाइफ थीम क्या है। आई ऑलवेज लव टू बी सराउंडेड बाय द पीपल। मुझे अच्छा हमना लगता था कि मैं लोगों को हमना नॉलेज I'm दूं। extremely sorry कि मैं आपको बार बार इंटरप्ट करूंगी। मुझे आपने यहाँ पे ये बात बतानी है। आपने कहा कि आपको मतलब हमेशा से टीचर्स जो थे वो इम्प्रेस करते थे, आप उनसे फैसिनेट होती थी, लेकिन आप आईटी की तरफ गई। ये ऐसा क्यों था? मतलब आपको ये चीज आइडेंटिफाई करने में कितना वक्त लगा और आपने एक किस्म की अपनी एक डिग्री मुकम्मल कर ली तो फिर आपने रियलाइज करवाया कि मुझे यहाँ नहीं, मुझे दूसरी जगह जाना है? तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आप शुरू से ही एजुकेशन को लेके चलती हैं, आपका इंटरेस्ट भी होता, आप इससे बहुत ज्यादा बेस्ट दे पाती। इज इट लाइक दैट? एक्चुअली अब आप देखो कि हम जब शुरू करते हैं, मुझे इतना टाइम क्यों लगा? मुझे टाइम इसलिए लगा कि मुझे बेसिकली एट दैट टाइम कोई गाइड करने वाला नहीं था कि मेरा बेसिकली लाइफ थीम क्या है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि बेसिकली मैं चाहती क्या हूँ। मैं वैसे ही बिल्कुल चली जैसे कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड होता है कि बेसिकली पेरेंट्स ये चाहते हैं, आप लोग ये चाहते हो, आपके मतलब फैमिली का कुछ आपके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है कि जी आपने यही करना है। मेरी फैमिली वैसे तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन उस जमाने में क्योंकि आई वॉज द वेरी फर्स्ट गर्ल एट दैट टाइम जो कि ग्रेजुएट जिसने करना था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी। देयर आर ओनली टू ऑप्शन, या तो एफएससी कर लो और डॉक्टर बन जाओ, या दूसरी ऑप्शन थी कि बीए कर लो। अब मेरे लिए बीए वाली ऑप्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं थी और मेरे लिए डॉक्टर वाली भी नहीं थी। मैंने बीच का उस वक्त एक रास्ता मुझे प्रोवाइड किया गया कि चलो फिर गो फॉर द इंजीनियरिंग। नॉर्मली एट दैट टाइम जिस वक्त मैंने एडमिशन लिया था अपने कॉलेज में, लाहौर कॉलेज में, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस वक्त इतनी ज्यादा लड़कियां इंजीनियरिंग में नहीं आती थी, वही आती थी जो इंजीनियर बनना चाहती थी।
और मुझे भी इंजीनियर बनने में उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नंबर्स की तरफ कभी भी नहीं होता था, हमेशा होता था कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूनिवर्सिटी में ही एक बड़ी अच्छी गाइडलाइन मिली। आई स्टिल रिमेम्बर, हमारे वो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलर आए थे, एक हमारे टीचर थे जो कि हमारे बैच के काउंसलर भी थे। उन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया हर एक का स्किल। वहां पे मुझे स्किल मेरा जो आइडेंटिफाई हुआ, वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे सामने लेकर आए एज अ टीचर असिस्टेंट। टीचर असिस्टेंट वो होता था एट दैट टाइम जो कि क्लासेस में जाकर अपने टीचर को असिस्ट करता था, टीचर की एब्सेंस में असाइनमेंट्स वगैरह लेना देना, गाइड करना एंड प्रैक्टिकल्स करवाना। वहां से मुझे असिस्ट, मतलब मैंने अपना एक एक जो अपनी चीज निकाली वो ये निकाली कि मेरा स्किल बेसिकली, मेरे अंदर जो स्किल है वो ये है कि आई एम अ वेरी गुड इन कन्विंसिंग पीपल। और दूसरा ये कि मैं लोगों तक अपनी बात बहुत अच्छे से पहुंचा भी सकती हूँ और उनको कन्विंस भी कर सकती हूँ, समझा भी सकती हूँ। और प्लस आई ऑलवेज मेंट फॉर टीचिंग। तो इन मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया अपना लाइफ थीम, एंड दूसरा मैंने आइडेंटिफाई किया कि उस थीम को एज अ करियर बनाने के लिए मुझे किस स्किल की जरूरत है, किस स्किल की जरूरत है। वो स्किल मैंने सबसे पहले अपना सॉफ्ट स्किल आइडेंटिफाई किया, उस पर वर्किंग करनी शुरू की। जब मैंने स्कूल में टीचिंग स्टार्ट की तो वहां मुझे एक चीज और रियलाइज हुई, जो कि मैंने रियलाइज करना स्टार्ट की कि बेसिकली इस करियर को अगर मैं एज अ लाइफ टाइम गोल लेके चलती हूँ कि आफ्टर 5 years या आफ्टर 10 years मैंने अगर अपने आप को लाइक आई वांट टू सी माई सेल्फ एट दैट पोजीशन या उस पोजीशन पे देखना चाहती हूँ, तो बेसिकली मुझे इसकी टेक्निकल एजुकेशन की भी जरूरत है। तो जो चीजें वहां से मैंने डिफाइन की, सबसे पहले अपना लाइफ थीम, जिसको विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हुए, अपने आप को असेस करते हुए, मैंने सबसे पहले उस लाइफ थीम को चूज किया एज अ करियर गोल। जब वो करियर गोल मैंने बना लिया तो फिर मैंने देखा कि अब उस करियर गोल को अचीव करने के लिए या उस एक टारगेट तक पहुंचने के लिए वो कौन सा पाथ है जो पाथ मैंने अचीव करना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस पाथ को अचीव करने के लिए मुझे बहुत सारे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मुझे गाइड किया कि बेसिकली ये चीजें करो। वंस जब मैंने वो अचीव कर लिया तो देन मैंने अंदर जो मेरे अंदर टीचिंग वाली चीज थी उसने मुझे एक और चीज, एक लाइक मेरे अंदर एक और चीज उसने जगाई कि अब अगर मुझे जो डिफिकल्टीज हुई थी ये सब चीजों को देखते हुए, उस वक्त कोई ऐसा बंदा नहीं था एक्सेप्ट फैमिली और एक दो टीचर के जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हो, तो क्यों ना हमारी जो बेसिकली यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, खास करके हमारे लाइक 9th 10th के स्टूडेंट, O A levels के स्टूडेंट, हमारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, क्यों ना ये सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जाए प्रोफेशनली और एज अ फ्रीलांसर, कि आप उसमें से कोई उनसे चार्ज मत करो और उनको बेसिकली उनके साथ डिस्कस करो कि क्या उनकी पोटेंशियल है, क्या उनकी थिंकिंग है, जिससे आप उनका वंस डिस्कशन करने के बाद आप आइडेंटिफाई करो कि एक्चुअली उनकी लाइफ का एम क्या है। एंड देन उसके बाद उनको एक पूरा ट्रैक प्रोवाइड करो कि बेसिकली जॉब क्या है, उसको करियर में कैसे चेंज करना है, स्किल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ लेकर चलना है। तो ये बेसिकली मैंने सबसे पहले कह लेना कि बहुत सारे इधर उधर स्विच कर कर मैंने ये आइडेंटिफाई जब कर लिया, बहुत साल अपने करियर के आप कह लो कि 3-4 साल जाया करने के बाद, तो फिर मैंने जब इसको एक अचीव अपना टारगेट, उसके बाद उस पर मैं टिक कर अगले 7-8 साल लगा कर उसको जब अचीव किया, तो देन वहां पर मैंने ये रियलाइज किया कि ना, अगर जो डिफिकल्टीज हमने लिए और हमारे पास सिर्फ सपोर्ट कम थी, सिर्फ फैमिली की थी या एक दो टीचर्स की थी, तो क्यों ना जो चीज हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में लैक कर रही है, उसको लोगों को अब प्रोवाइड किया जाए। तो ये एक पूरा पैटर्न इस तरीके से मैं हम अब ना डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड जी करती हूँ। जी जी हम ना आपने बहुत बेहतरीन बात की कि ये एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि क्या बिल्कुल। करे, लोगों को गाइड करे। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि किस एज से अवेयरनेस स्टार्ट हो जाती है, किस एज पे आपको लगता है कि प्रॉपर ये प्रोफेशनल गाइडेंस मौजूद होनी चाहिए? लाइक मेरे ख्याल में तो मैं जब देखती हूँ तो लाइक नॉर्मली राइट फ्रॉम द ग्रेड, राइट आफ्टर द ग्रेड 3, 4, 5, क्योंकि ये वो एज होती है जहां हमें क्लियरली पता चल जाता है आपके बच्चों में, कि बच्चों में बेसिकली क्योंकि उनका इंटरेस्ट क्या है। उनके सामने कुछ चीजें आप अगर रखो ना, कि कोई ऐसी आप रखो, लाइक बच्चे की उम्र जब आपके पास 8 से 11, 12 साल के दरमियान हो, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई इस एज में ही कर लो कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। नो डाउट इंटरेस्ट सेम नहीं रहता। एक
12 साल के बच्चे का इंटरेस्ट और होगा, एक 21 साल के सिंगल बंदे का इंटरेस्ट या उसकी जो आपकी लाइफ की आइडियोलॉजी होगी वो और होगी, और एक 40 इयर्स के आदमी की जो कि फैमिली पर्सन होगा उसकी आइडियोलॉजी वो होगी। लेकिन हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि बेसिकली उनके अंदर क्या चीज है, उनका जो हिडन टैलेंट है, जो गॉड गिफ्टेड एक चीज अल्लाह ताला ने हर एक बंदे को दी होती है। कुछ लोग आपके लर्नर्स के मतलब डिफरेंट तरह के मल्टीपल इंटेलिजेंस लेवल होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो वर्बली हमने बहुत कुछ स्मार्ट बेसिक होते जी हैं, कुछ लोग होते हैं वो विजुअली बिल्कुल बहुत ऐसे है, स्मार्ट होते हैं, कुछ काइनेस्टिक लर्नर होते हैं। ऐसे जी। हम ना यहाँ मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी काइनेस्टिक कि लर्नर हर होते हैं आपके, घर में कुछ जी जी इसी बिल्कुल तरीके। ऐसे है। जी हम ना आप कंप्लीट कीजिए, मैं फिर क्वेश्चन करती हूँ, सॉरी आपकी कंप्लीट आवाज कीजिए आप। डिस्टॉर्ट हुई है। जी हम ना मैं आपसे कह रही हूँ कि देखिए हर घर में जो है माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं होते समटाइम्स, और वहां पे कुछ बेसिक टिप दें आप, कोई ऐसी बात हमें समझाएं या बताएं कि वो कुछ कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर हमें बच्चों को असेस करना चाहिए कि उनका रुझान किस तरफ है। बहुत आसान तरीका है, अपने बच्चे के सामने कुछ चीजें रख दें जो कि आपको नॉर्मली घर में अवेलेबल होती हैं। कुछ चीजें लाइक आप कुछ चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में रख दो, इन लाइक इन फॉर्म ऑफ इमेजेस, ग्राफ्स एंड वो। फिर कुछ कुछ चीजें ओके बच्चे के सामने टेक्स्ट फॉर्म में रख दो, जैसे कोई मैगजीन हो गया, कोई कॉमिक बुक हो गई जिसमें सिर्फ टेक्स्ट हो, अखबार हो गई, कोई चीज ऐसी रख दो बच्चे को जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड हो। फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड आप कोई बैट बॉल भी रख सकते हो, आप कुछ भी रख सकते हो। और फिर उसके बाद बच्चे को ऑप्शन दो, उससे पूछो कि लाइक अगर मैं ये 3 चीजें हैं या इस तरह की आप कोई 4 चीजें रखते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड रख दिया आपने, कोई अखबारें रख दी हैं एक तरफ जिसमें पिक्चर नहीं है, एक तरफ आपने सिर्फ पिक्चर बेस्ड चीजें रख दी हैं, इस एक तरफ आपने कोई एनिमेटेड चीजें रख दी हैं, कोई एनिमेटेड ग्राफिक्स को देखते हुए, एक तरफ आपने बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड चीजें रख दी हैं कि ये देख लें, एक तरफ आपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोबोट से रिलेटेड चीजें रखी हैं, और एक तरफ फिजिकल एक्टिविटी की चीजें रखी हैं। अब आप अपने बच्चे से सबसे पहले ये कहो कि इसको, ये जो चीजें आपने रखी हैं इसको अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इसकी नंबरिंग करें, जो उसके ख्याल में जो उसके लिए उसको सबसे अच्छी चीज लगती है उसको सबसे ऊपर रखे, देन उसके फॉर बाद उसको एग्जाम्पल जो लिस्ट बनवा ले। हम ना फर्ज करें बच्चे ने नंबर पिक्चर्स को पिक किया, अगर पिक्चर्स को पिक जी, किया तो उसके बारे में हम क्या असेस कर सकते हैं। अगर बच्चे ने पिक्चर्स को पिक किया तो सबसे पहले आपके बच्चे की ये चीज आइडेंटिफाई हो गई कि आपका बच्चा जो है वो विजुअल लर्नर है। अब अगर आपने इसको पहली चीज आप आइडेंटिफाई करवाएंगे कि विजुअल लर्नर है, अभी उसकी उम्र देखें, लेट सपोज अगर उसकी उम्र अभी 9 साल भी है, 9 साल की उम्र में भी अगर उसने, या 8 साल भी है, उसने पिक्चर आइडेंटिफाई करवाई हैं। अब इस स्टेज में हमने उस बच्चे को बिल्कुल जो है वो एटलीस्ट OA लेवल तो लाजमी करवाना है। अब यहाँ तो हम उसको करियर की इस स्टेज पर अभी ऑप्शन नहीं दे सकते ना कि ये आपका बेसिकली सारे के सारे सब्जेक्ट्स आर्ट रिलेटेड ही पढ़ेगा, नहीं। यहाँ से आपने उसको ऑप्ट किया कि वो विजुअल लर्नर है। अभी मैट्रिक तक, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कल्चर है कि मैट्रिक तो हम करवाते ही करवाते हैं और नॉर्मली साइंस में ही करवाते हैं, या OA लेवल में भी हम सब्जेक्ट्स ऐसे ही लेते हैं जो साइंस के हों। तो यहाँ पे आपने इस एज में ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि सबसे पहले उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो पिक्चर्स में लेकर आएगा। यानी कि अभी 8 से आपकी 14-15 साल की उम्र तक आपके अगर वो स्कूल में भी पढ़ रहा है तो आपने उसकी टीचर्स को बताना है, और खुद भी अगर आप उसको पढ़ा रहे हो तो आप उसको सबसे पहले ये बताओगे कि इसको विजुअल एड के थ्रू आपने सपोर्ट देनी है। ये बच्चे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे, इन पे कभी भी कोई ऐसी चीज आपने इम्पोज नहीं करनी, कोई करियर ऐसा इम्पोज नहीं करना कि ये हिस्ट्री में जाएं या ज्योग्राफी में जाएं, या ये कोई ऐसा इम्तिहान दें जिसमें इनको हिस्ट्री पढ़नी पड़े, क्योंकि ये आपके वर्बल लर्नर या वर्ल्डली बुक लवर नहीं होते। तो इनके लिए जो करियर आपने चूज करना है आगे जाकर, और आप आगे जाकर देखोगे भी कि ये बच्चे जब विजुअली आपके साथ चलेंगे, ये आपसे वो चीज मांगेंगे जिसमें बेसिकली ये प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व होंगे। इट कैन बी सम सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इट कैन बी सब सब्जेक्ट्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें ये प्रैक्टिकली हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर पड़े। अगर तो वो पिक्चर लेते हैं ना, तो पिक्चर रिप्रेजेंट करवाती है नंबर 1 विजुअल लर्नर, और नंबर 2 कि ये वो एक्टिविटी या उस काम को करने में ज्यादा खुश होंगे, उस करियर को ऑप्ट करने में ज्यादा खुश होंगे जहां इनको प्रैक्टिकल इम्पोजर ज्यादा मिले।
लाइक वो हैंड ऑन एक्टिविटी कर सकें, इनके लिए आपने डिग्री या वो आपने इनके लिए पाथ चूज करना होगा। जी, हम ना यहाँ पे मैं 2-4 प्रोफेशंस चाहूंगी जो आप ऐसे लोगों के लिए पॉइंट आउट कर दें कि जो जो विजुअल लर्नर्स हैं, और उनके लिए कौन से बेस्ट हो सकते हैं। 2 से 3 कोई करियर पाथ्स बता दीजिए। अच्छा, विजुअल लर्नर के लिए अगर आप सबसे पहले बात करते हो तो विजुअल लर्नर हमारे पास सबसे पहले तो आप ये देखो कि उनके लिए सबसे पहली चीज ये होगी कि उनको कोई ऐसी चीज दो जो कि प्रैक्टिकली इम्पोज होती है। लाइक अगर ये करना चाहते हैं तो अब इंटरेस्ट पे डेवलप करता है। लाइक दे कैन बी वेरी गुड इन मार्केटिंग फील्ड, दे कैन बी वेरी गुड इन सोशल मीडिया के अंदर ये जाएंगे तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इनके लिए बहुत अच्छी होगी। डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में ये लोग बहुत अच्छे आपके पास होंगे। इसके अलावा अगर ये विजुअल चीजों को ऑप्ट करते हैं तो इसके अलावा अगर आप इनको कोई साइंटिस्ट की चीजें देना चाहते हो, रोबोट्स में लेकर जाना चाहते हो, तो ये अच्छे होंगे। यानी कि इनकी जो बेसिकली जो इन्होंने कंक्लूजन निकालना होता है, ये विजुअल लर्नर के साथ साथ ये प्रैक्टिकली चीजों को इसलिए देखते हैं कि ये तजर्बा करके देखते हैं कि हमने ये सही किया या ये सही किया। ये बेसिकली आपके ये जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छे बन सकते हैं। इसके अलावा ये अगर आपके ये जो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाते हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकली टारगेट्स को अचीव करते हैं, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। तो मार्केटिंग की वो वाली, क्योंकि मार्केटिंग इटसेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है, मार्केटिंग के अंदर वो वाला जहां पर इनको टारगेट्स दिए जाएं। खाली ये नहीं कि आपने ये सेल कराना है और ये कर लेना है या लोगों को प्रमोट करना है, नो। जहां इनको टारगेट पे आप काम दोगे कि प्रैक्टिकली यू हैव टू अचीव दिस टारगेट, इसके लिए आपने पॉलिसी ये बनाकर उसको प्रैक्टिकली अचीव करने के लिए ये बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप इन लोगों को कहोगे कि जी हमें एक बहुत अच्छा रिटन डॉक्यूमेंट लिख के दो जिसके अंदर आप हमारा ये यूजर मैनुअल हो कि ये जो काम आपने किया है, यानी कि उसको देखकर कोई दूसरा बंदा पढ़ कर बता सके कि ये काम आपने कैसे किया है, तो ये उसमें कोलैप्स कर देंगे, ये उसमें फ्लॉप हो जाएंगे। क्योंकि ये लिखने में अच्छे नहीं होंगे, ये पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे, ये बेसिकली प्रैक्टिकल काम करने में अच्छे होंगे। अच्छा, हम ना यहाँ पे बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन चल रही है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि जो लोग किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं और जो विजुअल होते हैं, ये दोनों मिक्स है ना, मतलब वो भी प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं, इनमें कैसे डिफरेंस होएगा? देखिए, प्रैक्टिकल आपके जो काइनेस्टिक होते हैं और विजुअल होते हैं ना, इनमें बेसिकली आपकी थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका जो विजुअल लर्नर होता है ना, वो आपका ले रहा होता है। आई होप कि मेरे क्वेश्चन आपको इरिटेट नहीं कर रहे होंगे। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। मैं कह रही हूँ नहीं, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रही, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। जी जी, नहीं, आपके क्वेश्चन बिल्कुल रीजनेबल हैं और आपका पॉइंट भी ये बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि हमारा विजुअल लर्नर और हमारा जो काइनेस्टिक लर्नर होता है, इसके अंदर बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। विजुअल लर्नर आपका वो होता है जो कि आपकी चीजों को देखता है और फिर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है और उसके बाद वो करता है। लेकिन काइनेस्टिक लर्नर को देखने की भी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपको ये कहता है कि मुझे ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ बिल्कुल इनिशियल लेवल की, हमारा 5 से 6 साल का बच्चा है, उसको हमने 2 डायमेंशनल शेप पढ़ानी है। लेट सपोज में आपने उसको पढ़ाना है, स्क्वायर पढ़ाना है। विजुअल लर्नर को आप सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड या कोई भी विंडो जो कि स्क्वायर शक्ल में है वो दिखा दो और उसके बाद 1 बाय 1 उसको कहो कि इसको आकर टच करे, कि ये बेसिकली पहले दिखाओ और फिर टच करो कि ये आपका जो है, ये आपकी 4 साइड्स हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, वो देखकर फिर प्रैक्टिकली अंदर जाकर इन्वॉल्व करेगा। लेकिन जो आपका काइनेस्टिक लर्नर है, उसको आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, उसको आप प्रैक्टिकली वो चीज दे दो और उसको आपको मतलब जो भी आपने कॉन्सेप्ट उसको समझाना है, सबसे पहले आपने उसको वो चीज पकड़ानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसको एक कार्टन पकड़ा रहे हो या कोई टिश्यू बॉक्स ऐसा है जो कि आपका स्क्वायर की शक्ल में है, वो उसको पकड़ा रहे हो और पकड़ाने के बाद अब आप उसको उसकी मूवमेंट से बता रहे हो कि लाइक दीज आर द साइड, ये सबका सम मिलता है तो आपका पैरामीटर बनता है, इंटरनल साइड भी मिलती है तो ये आपका एरिया बनता है। ये इनमें थोड़ा सा फर्क है। विजुअल को पहले दिखाना पड़ता है, वो देखने के बाद प्रैक्टिकल करता है।
काइनेस्टिक को आपने डायरेक्ट को चीज हाथ में दिखानी है, उसको पकड़ानी है, उसको आप अगर दिखाते भी जाओगे और दिखाकर समझाते जाओगे, कोई पावर पॉइंट चला रहे हो, कोई वीडियो दिखा रहे हो, वो नहीं चलेगा। ये छोटा सा एक डिफरेंस इसमें आता है। इसमें सिर्फ लर्निंग के पैटर्न में 15 to 20% का आपका डिफरेंस आता है। हमने आपने बहुत खूबसूरती से आपने ये फर्क वाजिया किया कि जो विजुअल है उसको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहले देखेगा फिर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होगा, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रैक्टिकल करेगा, और दैट्स इट, वो उसी से लर्न आप उसको एक कार्टन में भी अगर बिठा देंगी ना स्क्वायर शेप के, और उसको कहेंगी कि नाउ इसमें आइडेंटिफाई करो कि अब पैरामीटर ऐसे बनेगा, ये बनेगा, वो प्रैक्टिकली उसको हाथ फेर कर टच कर कर बहुत अच्छे तरीके से उसको बना लेगा। जी, आपने जो विजुअल लर्नर की बात की थी, इसको आप सोशल मीडिया से कैसे लिंक करती हैं? देखिए, सोशल मीडिया से अगर मैं इसको विजुअल लर्नर की बात करूं तो सोशल मीडिया पे हमारे पास आजकल बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए भी और अपना करियर करने लेने के लिए भी क्या होता है, बेसिकली सोशल मीडिया पे लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं आपसे। अगर आप अपना बिजनेस भी प्रमोट कर रहे हो सोशल मीडिया से, तो लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं? एक अच्छा ऑब्वियसली देख कर एक अच्छा आपने एड बनाया होगा, एक अच्छा आर्ट वर्क होगा, ठीक है, तो ये लोग क्योंकि विजुअली भी सीखते हैं, इनके अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, क्योंकि ये खुद देख के सीख रहे होते हैं, इनको ये पता होता है कि ये चीज देखने में कैसी लग रही है, जो क्योंकि ये खुद उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि देखने में खूबसूरत हो। तो जब इनको सोशल मीडिया की मार्केटिंग दी जाएगी या किसी चीज की मार्केटिंग दी जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये सबसे पहले उस प्रोडक्ट को या उस सर्विसेज को, जो अगर उसका फिजिकल चीज भी बना रहे हैं या उसका कोई आपका सॉफ्ट फॉर्म का एड भी बना रहे हैं, तो ये सबसे पहले इसको विजुअली प्रेजेंटेबल बनाएंगे, क्योंकि इनको पता होता है कि जिस नजर से हम देखकर अट्रैक्ट हुए थे, दूसरा भी कि बहुत आपकी बहुत निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाकर ना उसको उस तरीके से बनाएंगे, और ये अपने इस करियर में बड़ा एक्सेल करते हैं, क्योंकि ये खुद उस चीज से देख रहे होते हैं, खुद उस चीज को रिसीव कर रहे होते हैं, तो फिर ये यही देखते हैं। वो कहते हैं ना कि ये हमेशा अपने आप को उस जगह पे रख के देखते हैं कि जी मैंने इसको इस तरीके से देखा था, तो मेरा जो कस्टमर है वो किस चीज से देखेगा। और इनका ना बेसिकली लाइफ का, मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स भी ऐसे देखे हैं कि बड़े मजे का एक सेंटेंस बोलते होते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी जो कि विजुअल लर्नर होते हैं, मैं इनसे पूछती रहती हूँ, तो ये सेंटेंस बोलते होते हैं कि मिस जो अच्छा दिखता है ना वही अच्छा बिकता है। इनका ना ये बड़ा एक वो फिलॉसफी होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ पंजाब हम ना ऐसे ही है जो देखना दिखता देखो तो, और ये मतलब इनकी बातों में ही आपको ये नजर आता है, जो जिस किस्म का लर्नर होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो उसी चीज के गिर्द घूम रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बताया। देखिए, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगी कि करियर के बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं। हमने भी कई ऐसे प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने जेनेरिक बेसिस पे जो है चीजों को टच किया था, गोल सेटिंग कर लें और प्रोफेशनल्स की हेल्प ले लें। लेकिन आज चूंकि हम ये जो लर्नर्स की 4 टाइप्स हैं, हम इनके ऊपर फोकस होके देख रहे हैं कि अगर आप पेरेंट्स हैं, आप इतने पढ़ा लिखे नहीं भी इतना आप एजुकेटेड, तो आप कैसे बच्चे की वो छोटी छोटी हरकत और उसकी चॉइस और उसका रुझान देख के पहचान सकते हैं कि बच्चा किस तरह का लर्नर है। इस तरह क्या होगा, उसकी एजुकेशन का तरीका आप उसको उसी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, इजी हो जाएगा। सेकेंडली, जब उसको करियर ढूंढने की बारी आएगी तो भी आपके और उसके माइंड में क्लियर होगा कि अगर ये बच्चा, हम इसको कह रहे हैं कि मतलब आप राइटर बन जाओ या आप कुछ रिटर्न की तरफ चले जाओ, और ये कह रहा है कि नहीं मुझे जो है वो मार्केटिंग में जाना है या मुझे सोशल मीडिया में जाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो आपको भी उसको उसको आप पुश नहीं करेंगे किसी और तरफ। आपको पता होगा कि ये इसकी क्वालिटीज हैं, ये शख्स है इस किस्म का और इसके लिए यही रेलेवेंट फील्ड बनती है। तो ये इस तरह से हम एक एक टाइप के अकॉर्डिंग पहले देख रहे हैं कि वो लर्नर किस तरह का है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई हो गई है एक स्किल, तो उसके लिए रेलेवेंट फील्ड कौन से हैं। तो ये एक किस्म का आज हमना ने चूंकि हमें टाइम दे दिया है, तो हम चाह रहे हैं कि हम किसी हद तक चीजों को सुलझा लें। जी, हमना ये विजुअल की तो बात होगी। अब जो दूसरे लोग हैं जो प्रैक्टिकली काम करके सीखते हैं, उनके लिए कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं? क्या ये विजुअल से मिलती जुलती हैं या कुछ डिफरेंट भी होगी थोड़ी? आप जो बेसिकली आपके काइनेस्टिक लर्नर होते हैं, काइनेस्टिक लर्नर के लिए जो चीजें सबसे अच्छी होती हैं वो बेसिकली दे आर वेरी गुड इन इंटरपर्सनल स्किल्स। काइनेस्टिक लर्नर की, क्योंकि अगर मैं एक बात करूं,
अगर मैं उनकी टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करूं तो टेक्निकली वो हर चीज को हैंड ऑन एक्सपीरियंस में लेते हैं, लेकिन हम हर इंसान के अंदर एक कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स भी होते हैं जो बाय बर्थ होते हैं। आप जितने भी काइनेस्टिक लर्नर्स को देखोगे, काइनेस्टिक लर्नर हमेशा उसके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स मीन पीपल स्किल, हाउ दे डील विद द पीपल, हाउ दे रिएक्ट, और फिर दूसरे के रिएक्शन को जज करते हुए ये मतलब दूसरे के एक्शन को जज करते हुए और कैसे अपना रिएक्शन जो है वो चेंज करते हैं। ये आपके काइनेस्टिक लर्नर्स के अंदर बाय आप कह लो कि अल्लाह ताला ने ये एक खूबी दी होती है। नॉर्मली हमारे जितने भी काइनेस्टिक लर्नर होते हैं उनके लिए जो बेस्ट आपका प्रोफेशन होता है, क्योंकि इनकी बेसिकली पीपल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बेसिकली आप अगर इनको ज्यादातर देखोगे काइनेस्टिक लर्नर्स को, तो ये आपको मिलेंगे मोटिवेशनल फैक्टर में, ये आपको मिलेंगे बेसिकली आपकी टीचिंग के करियर के अंदर मिलेंगे। टीचिंग के करियर के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा लोग मिलेंगे। ये लोग आपको कोचिंग के अंदर मिलेंगे, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के अंदर आपको मिलेंगे, आपको पॉलिटिशियंस के रोल में ये बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको प्लेयर के लोग में बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपको जो ड्रामेटिक सोसाइटी होती है, सिर्फ एक्टर नहीं, आपके डायरेक्टर्स जो होते हैं, आपके जो बेसिकली अगर आप राइटर्स को निकाल दें, लेकिन आपके सिंगर्स, आपके जो बाकी जो कोरियोग्राफी के लोग करते हैं, जो थीम बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, सारे का सारा एक पूरी ड्रामेटिक की फील्ड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके इसके अंदर जो आपको लोग मिलते हैं कि जो कि पूरा एक सेट लाइव क्रिएट करते हैं प्रैक्टिकली कि ये चीज कैसी लगेगी। आप अगर एक ड्रामा भी देखते हो, कोई भी XYZ ड्रामा जो आपका टीवी पे आ रहा है, तो वो आपके पास एक चलता फिरता सबूत होता है कि वो आपके पास एक रियल टाइम प्रोजेक्ट आप कह लो कि प्रोजेक्ट होता है अ टीम ऑफ काइनेस्टिक लर्नर का, क्योंकि उसके अंदर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी जो होगा वो भी बेसिकली आपका काइनेस्टिक लर्नर होगा। तो हमारे जो फैशन डिजाइनर्स भी होते हैं ना, ये भी काइनेस्टिक लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीजों को प्रैक्टिकली तजर्बा करते हैं कि ये कलर स्कीम कैसे लगेगी, इसका ड्रेस का कोड अब कैसा होगा, इसको किसके साथ मिलाएं, क्या ट्रेंड चल रहा है। मेकअप आर्टिस्ट भी अगर देखें तो वो भी बेसिकली आपका जो होता है, जो लोग ब्यूटिशियन की तरफ जाते हैं, कॉस्मेटिक की तरफ जाते हैं, इसके अलावा ये सारी जो आपके जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड चीजें होती हैं इसमें जाते हैं, एस्थेटिक की तरफ जो चीजें आपकी जाती हैं इसमें भी सारी जो आपकी डिग्रीज आती हैं वो भी काइनेस्टिक लर्नर की आती हैं। पेंटिंग की तरफ जो लोग जाते हैं, पेंटिंग की तरफ भी जो लोग जाते हैं, वो सारे के सारे आपके जो होते हैं वो बेसिकली आपके सारे के सारे काइनेस्टिक लर्नर होते हैं। ये सब चीजें आपके पास जो होती हैं ये बेसिकली सारी की सारी आपकी काइनेस्टिक की होती हैं। आपके ड्रेस डिजाइनर से लेकर सिर्फ एक राइटर ऐसा होता है जो कि आपका वर्बल लर्नर होता है, वो रीडिंग और राइटिंग की तरफ होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप करियर देखो, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि सैलून खोलना चाहती हैं, लेकिन पेरेंट आपके उन कहते हैं कि नहीं ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है, ये एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है। क्योंकि हमारे बेसिकली सोसाइटी में जो मेन चीज होती है वो हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली क्या ये प्रोफेशन हमारी सोसाइटी में रहने के लिए रिस्पेक्टेबल है कि नहीं, क्योंकि हमने ना अपने एक नॉर्म्स बना लिए हुए हैं कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो बेसिकली सैलून भी अगर आप बना लो या एक ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स करो, या आप अगर एक शेफ भी कोई बंदा बनता है, तो शेफ बनना भी कोई बुरी बात इसलिए नहीं है कि पूरी की पूरी आपका एक इंस्टीट्यूट है कॉथम जो कि पूरी आपकी इस एक इंडस्ट्री को डील कर रहा है। अगर आप इस इंडस्ट्री को भी देखो तो इसमें आपको काइनेस्टिक लर्नर ही नजर आएगा। अब मैं ऐसे अपने स्टूडेंट्स को भी जानती हूँ, लाइक कि उसने बेचारे ने बहुत कह लो कि कहते हैं ना किसी को कि रो धो के बमुश्किल मैट्रिक किया और उसने आगे से कहा कि मैंने नहीं पढ़ना, मेरा फ्यूचर ही नहीं है। अब कैन यू बिलीव कि उसको बड़ी मुश्किल से FA करवाकर, सिंपल FA करवाकर वो कॉथम में उसने एडमिशन ली है, और इस वक्त वो पाकिस्तान के एक टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट का मेन शेफ है, जिसकी मेन आप कह लो कि हम कहते हैं ना कि जी वो मेन डिश हमने वहां जाके ही खानी है, तो वो मेन डिश वो उसका टेस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप लोग जो हो कि वो बेसिकली किसी करियर में मैट्रिक नहीं करना चाहते, आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड इन लाइक क्रैमिंग, तो आपको दिस इज द एंड ऑफ योर करियर, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। इसका मतलब ये काइनेस्टिक से आप कुछ भी जा सकते हो।
हम ना बिल्कुल इसी वजह से हम इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो डिजाइन भी करते हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं, और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुने, इसको देखें और इससे फायदा लें। क्योंकि अगर आपको फोर्स किया जा रहा है कि अब 7 वाले के बच्चे जो हैं वो मेडिकल फील्ड में बड़े अच्छे नंबर लेके तो सारे के सारे डॉक्टर बन गए एक ही किताबों का सेट यूज करते हुए, ये हाँ भी ट्रेंड हाँ, हमारी यूज करते सोसाइटी हुए। में नजर आता है। मतलब बड़ी बहन ने किया, छोटी बहन ने भी, छोटी बहन ने, उससे छोटी ने भी। मतलब अगर ऐसे है तो वो जर्म्स इधर भी आने चाहिए लाजमी, और आपको भी नहीं, डॉक्टर डॉक्टर ही बनना है। मतलब आपको अपने बच्चे को समझना है, उसको देखना है, और फर्ज करें अगर आपके समझना है। पेरेंट्स इस तरह से आपको नहीं देख रहे तो खुदारा उस चीज को लेके बैठे ना रहे। आप जिस भी लेवल पे हैं इस वक्त और हमें सुन रहे हैं, तो आपके लिए वाकई कोई रास्ता ऐसा है जहां से आप जो है वो दोबारा से एक ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो सकती है। अभी समझ लें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आपके लिए सीखना किस तरह से आसान हो सकता है, और सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन, और उसके बाद आपको अपने प्रोफेशन को चूज करने में किस तरह हेल्प मिल सकती है। हम ना एक क्वेश्चन बिल्कुल। आपसे, आप किस टाइप में लाई करती हैं? मैं आप कैसे, आप किस किस्म की कैटेगरी में लर्नर लाया हैं? करती हूँ। मैं हाँ, बेसिकली आप मैं किस कैटेगरी में लाई करती हैं? मैं बेसिकली वो वाला लर्नर हूँ जिसकी कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट है। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मेरी कैटेगरी हमेशा जो थी वो वेरी करती होती थी। मैं जब हिस्ट्री ज्योग्राफी में जाती थी तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मुझे पढ़ना बहुत बुरा लगता था, और मैं कहती थी यार मुझे कोई विजुअल दिखा दो। लेकिन अब अगर मैं पूरी अपनी लाइफ को देखूं तो मैं बेसिकली मैं काइनेस्टिक लर्नर हूँ। मैं काइनेस्टिक लर्नर हूँ। दैट्स लेकिन वेरी हिस्ट्री नाइस। और इसलिए ज्योग्राफी में आपने काउंसलिंग, कोचिंग, टीचिंग इसके करीब करीब आप नजर आती हैं हमें लोगों को कन्विंस हम्म। करती हुई। चलिए अब नहीं, बात करते हैं नॉर्मली बाकी वैसे भी चीजों का। मैं डायनेस्टिक हूँ। मुझे चीजों को हाथ में लेकर समझने की जरूरत होती है। मैं अगर कोई चीज समझ भी रही हूँ, कोई चीज कर भी रही हूँ, तो मुझे वो चीज चाहिए। जब तक मैं उसके डायमेंशंस क्लियर नहीं कर लूंगी, मुझे अगर आप रास्ता समझा रहे हैं ना कि ये राइट जाना है, लेफ्ट दिखाना है, मुझे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मुझे आप पूरी की पूरी वीडियो बना के भी लिखा दें, मुझे समझ नहीं आएगी तब तक जब तक मैं उस पर खुद नहीं जाऊंगी और उसके अंदर बेसिकली खुद जाके नहीं देखूंगी। तो हमेशा मैं ये देखती हूँ कि आप देखो कि बच्चे को भी, जो आपने बात की ना कि जी आपने वो एमबीबीएस किया हुआ है या डॉक्टर बन गया हुआ है, तो प्लीज पेरेंट्स से कहें कि अनफॉर्चुनेटली हम हमारे सोसाइटी में अभी भी ये ट्रेंड है कि डिग्री होना लाजमी है। ठीक है ना, डिग्री ठीक है, डिग्री आप ले रहे हो अपने बच्चे को दो, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल को आइडेंटिफाई करें, उसके अंदर स्किल क्या है। अगर वो आपका काइनेस्टिक लर्नर है और एक वो अच्छा कुक है या अच्छी चीजों को प्रेजेंटेबल मैनर में लेकर आता है, उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो नहीं अच्छे नंबर ले रहा, आपके मैट्रिक में उसने 500 नंबर लिए हैं, तो उसकी जिंदगी एंड नहीं हुई। उसके लिए उसके स्किल की बेस पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आगे हैं। तो एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है उसके साथ, क्योंकि हमने एक एजुकेशन डिग्री हमारे पास बेसिकली हमारा एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है ना। हमारे एचआर भी हो गए, सब कुछ हो गए, तो हमें तो ये दिखाना पड़ता है अपनी एचआर को कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हमने ये पढ़ा हुआ है। लेकिन प्लीज मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप उस डॉक्यूमेंटेड एविडेंस को स्किल बेस्ड डिग्री की तरफ लेकर जाएं। अगर अब आप देखें तो जब हम पढ़ते थे या आप और मैं स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारी टीचर्स कौन होती थी? जो सिंपली बीए एमए कर कर हमें पढ़ाती थी। अब पूरी की पूरी आपकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने टीचिंग के अंदर इतनी ज्यादा डिग्रीज क्यों निकाल दी हैं? इसका मतलब है कि डिग्री भी आपकी जरूरी है, तो अब आपकी स्किल बेस्ड एजुकेशन आ रही है ना, बच्चों की स्किल को आइडेंटिफाई करते हुए। अब पूरे के पूरे पेंटिंग के अंदर कोर्सेज आ चुके हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कोर्सेज आ चुके हुए हैं, इंजीनियरिंग के अंदर अब इतनी फील्ड्स बन चुकी हुई हैं कि हम खुद सोचते रहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और उसके अलावा अगर हम कंप्यूटर के अंदर चलें तो कंप्यूटर के अंदर बेसिकली हमारे पास खुद जो है वो 858 आपके जो है वो करियर जो है वो निकलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग निकलता है, हार्डवेयर का अलग निकलता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अलग निकलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अलग निकलता है, नेटवर्किंग के अलग निकलते हैं। तो बेसिकली हमने अब एजुकेशन को स्किल बेस्ड पे लेकर जाना है। सिंपल, अब देखिए, सिंपल अगर आपको लगता है आपका बच्चा मेरी, क्योंकि आजकल रिजल्ट अब दोबारा आने वाला है, अब आएगा सबका,
तो एक बहुत, क्योंकि खासकर जब बच्चों का रिजल्ट आता है मैट्रिक का या एफएससी का, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली इतने केसेस हमें मिलते हैं बच्चों के और पेरेंट्स के सुसाइड के, जो कि बहुत बहुत आपके डिप्रेसिंग होते हैं। क्यों क्यों हमारे मुल्क में, क्यों हमारी सोसाइटी में बेसिकली एक ये चीज क्रिएट हो चुकी हुई है कि अगर हमारे नंबर नहीं अच्छे आए तो हमारा करियर अच्छा नहीं होगा। मैं स्कूल में आपको यहाँ आपसे एक बात करना शेयर करना शुरू करूंगी। नॉर्मली लोग नहीं करते होते। मेरे स्कूल में मेरे नंबर उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन बहुत होती थी, फर्स्ट डिवीजन थी। मतलब एट दैट टाइम 850 टोटल होता था, 850 में से मेरे 565 मार्क्स थे। मेरे साथ फैमिली के जितने बच्चों ने एग्जाम दिए थे, 700 में थे, 600 में थे, आई वॉज द ओनली वन जिसके सबसे लोएस्ट मार्क्स थे। और यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी पेरेंट सपोर्ट को, कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत आराम से, किसी ने कह दिया नंबर कम है अब ये डॉक्टर नहीं बन सकेगी, किसी ने कहा कि हाँ वो पहले नहीं चाहती थी, चलो अच्छा हुआ उसके नंबर कम आए। मैं यहाँ मेंशन करूंगी बेसिकली अपने पेरेंट सपोर्ट को, कि जिन्होंने कहा कि नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो क्या आगे कोई ऑप्शन नहीं होगी, बहुत सारी ऑप्शन मिलेंगी, जो ये करना चाहती है करे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने पेरेंट्स को, प्लीज प्लीज पेरेंट्स अगर सुन रहे हैं तो ये मैसेज हमारा जो है वो बेसिकली एक ले लें कि आगे फिर रिजल्ट आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चे क्रैमिंग मशीन्स हमने बना दिया हुआ है, उनको क्रैमिंग मशीन्स कंसीडर ना करें। अगर उनके नंबर अच्छे नहीं आते, लेकिन अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उनके पास कोई स्किल है और जो उनका दिल चाहता है करने का, जो उनके अंदर का हिडन टैलेंट है, प्लीज अब मार्केट में वो डिग्रीज प्रोवाइडेड हैं, उनको वो करियर ऑप्ट करने दें। हम बेसिकली ऑलवेज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। आपको कोई भी गाइडेंस, आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क, लेकिन प्लीज अपने बच्चे को और खुद भी सोशल प्रेशर और सोसाइटी के प्रेशर से निकालें। जी, हमना शहजाद ने बहुत खूबसूरत बात की और उन्होंने अपनी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऑफर की हैं, और वो बता रही हैं कि अब फिर रिजल्ट की आमद है और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी कि किसी और फील्ड की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं भी होता, लेकिन बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरफ जाएं। तो उसके लिए हमारे पास हमना शहजाद मौजूद हैं। इस तरह और कई प्रोफेशनल आपके इर्द गिर्द होंगे। हम सिर्फ हमना के लिए आपको पुश नहीं कर रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, जहां से आपको लगता है जहां, और वो वैसे भी कह रही हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है वो आप लोगों को गाइड करेंगे इस हवाले से। तो जरूर इस चीज को कंसिडर करें, जरूर एक प्रोफेशनल जो है वो गाइडलाइन ले लें, बजाय इसके कि 4-5-6 साल एजुकेशन पे लगाने के बाद पता चले कि हम जिस रास्ते पे थे या हमारी सीढ़ी जिस दीवार के साथ थी वहां तो हमें जाना ही नहीं था। और ये होमी असलम, अगर मैं आपका नाम लेने में गलती नहीं कर रही तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी थॉट हमसे शेयर कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है, यस स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, बिल्कुल जैसे कि डिस्कशन चल रही थी कि एजुकेशन होनी चाहिए मगर स्किल बेस्ड होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अगला जो क्वेश्चन आपने किया है, मैं चाहूंगी कि हम ना इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि व्हाट अबाउट स्मॉल किड्स। होमी ने हमें थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया था, शायद इसलिए उन्होंने शुरू से वो चीज नहीं मतलब सुनी। हम एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम बिल्कुल अर्ली एज से देख रहे हैं कि पेरेंट्स हैं और वो बच्चा घर में उनके इर्द गिर्द है, वो सीख रहा है, वो खेल रहा है, और उस वक्त उसकी हरकत और सकनात को देख के किस तरह से पहचाना जा सकता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं उनमें से आपका बच्चा किस कैटेगरी में लाई करता है, और आपको उसको किस तरह से एजुकेशन में और फर्दर किस तरह से किस प्रोफेशन में उसको जो है वो गाइड करना है, उसको डायरेक्ट करना है उस तरफ। इस हवाले से हम दो कैटेगरीज को बहुत इन डिटेल देख चुके हैं, एक विजनरी और जो विजुअल है, और दूसरे वो हैं जो कि प्रैक्टिकली लर्न करते हैं। अब जो दो बाकी की टाइप्स रह गई हैं, मैं चाहूंगी कि हम ना आप उसको प्लीज जल्दी से थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा सा अब जो है वो शॉर्ट हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम इस फेज को कंप्लीट कर दें, क्योंकि ऐसे ना हो कि वो लोग जो सुन के सीखते हैं या जो पढ़ के सीखते हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे कि हमारे लिए आपने क्यों कोई ऑप्शंस नहीं बताई, प्लीज। अच्छा जी, अब हम दो अपनी चीजों को देख चुके हुए हैं। हमारे पास हमने देख चुके हैं, अपने विजुअल लर्नर्स को देख चुके हैं, अपने काइनेस्टिक लर्नर को देख चुके हुए हैं। अब हम देखेंगे अपने बेसिकली
अपने वर्ड स्मार्ट लोग को या अपने वर्बल लर्नर को। अच्छा, जो हमारे वर्बल लर्नर होते हैं ना, या वर्ड स्मार्ट लोग होते हैं, ये बेसिकली वो लोग होते हैं, दे आर वेरी गुड इन रीडिंग एंड दे आर वेरी गुड इन राइटिंग। इनको बेसिकली अगर आप देखो तो इनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो नॉर्मली आपको ये लोग, अगर आप इनके लिए करियर का आप चूज ऑप्शन करो, तो सबसे पहली ऑप्शन तो ये, क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, राइटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो बेसिकली जो हमें बुक्स के लिए अपने ऑथर, अपने राइटर, अपने क्रिएटिविटी जो बुक्स के लिए चाहिए होती है, कंटेंट राइटिंग की, एक्चुअली हर बंदे के लिए आसान काम नहीं है कंटेंट राइटिंग। आप अगर देखो तो इंटरनेशनल मार्केट में भी, और आप अगर अपना डिजिटल मार्केटिंग को भी देखो, आप अगर इंडीड पे जाते हो, आप अगर फ्रीलांसिंग पे जाते हो, आप अगर फिवर पे भी जाते हो, तो आपको कंटेंट राइटिंग का इतनी जॉब इस वक्त अवेलेबल आती है, लेकिन बहुत कम बंदे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम अच्छा लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए कहेंगी ना, मुझे समझ ही नहीं आएगा, मुझे वो अल्फाज ही नहीं मिलेंगे मैं लिखूं, मैं भी मुझे हाथ बात खड़े कर करवाओगे। लूंगी। मैं भी हाथ खड़े कर लूंगी। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जिनकी लैंग्वेज, ये बहुत लैंग्वेज प्रोफिशिएंट होते हैं, चाहे ये इंग्लिश में है, चाहे ये उर्दू में है। समटाइम्स मैं आपको अपनी एग्जांपल देकर बताती हूँ कि मेरी तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का ये हाल है कि कोई मुझसे पूछेगा ना कि मिस मुझे ये बताएं, मैं कोई बात कर रही हूँ, कि आप ही मुझसे पूछ लें कि प्रोफिशिएंट होने का क्या मतलब है, इसका उर्दू में क्या मतलब है। मैं सोचती रहूंगी इसका उर्दू में मीनिंग क्या मेरे पास आएगा। तो बेसिकली लेकिन हमारे जो जो आपकी आपके अपनी क्वालिटी है, लेकिन हम ना जो आपकी अपनी क्वालिटी है, अगर आप उसको देखती हैं तो आप बड़ा अच्छा कर रही हैं उस फील्ड में। आप अगर नहीं भी वर्ड्स में इतनी अच्छी, तो कोई क़यामत तो नहीं आ गई ना, नहीं आपके नहीं, पास मैं दूसरी अपनी मैं स्किल है। आपको मैं एग्जांपल देके सिर्फ बता यहाँ रही पे हूँ। बात सुने, हम ना यहाँ पे मैं फिर एक दफा हौसला दिलवाना चाह रही हूँ उन लोगों को जो हर चीज में जो अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली आप एक ही चीज में अच्छे होंगे। तो देखिए, हमना अगर वर्ड्स में अच्छी नहीं थी, तो हमना ने माशाल्लाह जो है वो अपनी दूसरी चीजों को यूज करके आज वो कितने लोगों को गाइड कर रही हैं। और यहाँ पे मैं एक छोटा सा और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगी हमारे व्यूअर्स की तरफ से। वो पूछ रही हैं कि काइंडली टेल मी अबाउट द प्रैक्टिकल एजुकेशन। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन क्या है? प्रैक्टिकल एजुकेशन हमारे पास हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिकल एजुकेशन किसको कहते हैं? प्रैक्टिकल एजुकेशन उस एजुकेशन को कहते हैं जिसमें हमारे लर्नर को कोई ना कोई स्किल सिखाया जाता है। मैं हमेशा अपनी अगर कोई टीचिंग की भी वर्कशॉप करती हूँ, तो मैं टीचिंग की वर्कशॉप में भी हमेशा एक बात करती हूँ कि आप इसमें कोई ना कोई स्किल सीख के जाओगे। जैसे कि हाउ टू कंडक्ट अ रीडिंग। अगर मैंने कोई रीडिंग पे वर्कशॉप की है, तो मैंने उस पर प्रैक्टिकल सिर्फ बोलना नहीं है, मैंने स्किल सिखाना है कि रीडिंग करवानी कैसे है, प्री रीडिंग पॉइंट्स बनवाकर, फिर उसके बाद एक्चुअल आपके ड्यूरिंग रीडिंग के और पोस्ट रीडिंग के प्रॉपर एक गाइडेड और अनगाइडेड रीडिंग कैसे होती है। इसी तरीके से आपकी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन वो होगी जिसमें प्रैक्टिकली आप उनको स्किल सिखाओगे, सिर्फ आप खुद नहीं बताओगे, बल्कि अपने बच्चे को भी थ्रू डेमो, या अपने लर्नर को भी थ्रू डेमो आप कॉल करोगे कि आओ, ये मैंने करके दिखाया है, नाउ इट्स योर टर्न, और ये डेमो अब आप करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बेकिंग कोर्स भी आप कर रहे हो, और उस बेकिंग कोर्स में भी सिंपल और सिंपल आपका इंस्ट्रक्टर जो है वो आपको बेकिंग सिखा रहा है कि जी ये रेड वेलवेट कपकेक है, इसको ऐसे बनाना है, इतना ये डालना है, इतना ये डालना है, ये डाल लिया। लेकिन जब तक वो आपको ये नहीं कहेगा कि जी, चाहे वो आपको कहे कि अपने इंग्रेडिएंट्स लेकर आए, चाहे वो आपको कहे कि जी मेरा यूज करो, जब तक आपको वो ये नहीं कहेगा कि आप इसको बनाओ, तब तक वो कोर्स आपका प्रैक्टिकल कोर्स नहीं बनेगा। प्रैक्टिकल कोर्स के लिए हमें अब जो चीज हम खुद डेमो करके दिखाते हैं, हम अपने लर्नर को फिर बुलाते हैं कि बेसिकली कम एंड डू एंड गिव अस द डेमो। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यूनिवर्सिटीज में टाइम बहुत कम होता है। हमारे को एक कोर्स को टीच करने के लिए हमें पूरे ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो ऑलरेडी हमें एक दे देती है कि इतने क्रेडिट आवर्स है। नॉर्मली 24 होते हैं, 36 होते हैं, या बहुत कोई ऐसे कोर्सेज होते हैं बहुत कम जिसमें हमारे क्रेडिट आवर्स जो होते हैं वो 42 तक जाते हैं। उसमें टीचर का मेन फोकस होता है कि वो बेसिकली पढ़ा दे बच्चे को और कोर्स कवर करवा दे। लेकिन जो लोग कम्युनिकेशन स्किल सिखाते हैं, या प्रोफेशनल एथिक्स सिखाते हैं, या गोल सेटिंग का कोर्स पढ़ा रहे हैं,
या मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे हम सजेस्ट हमेशा ये करते हैं कि अपने कोर्स में थ्योरी का पोर्शन आप पढ़ा रहे हो ना, थ्योरी का पोर्शन जरूर पढ़ाओ, लेकिन कुछ अपने क्रेडिट आवर्स डिफाइन करो कि प्रैक्टिकली वो करके दिखाएं। आप बिजनेस प्लान पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते जा रहे हो, बहुत सारे बच्चे मेरे जैसे होते हैं जिनको नहीं समझ आएगा कि ये बिजनेस प्लान क्या होता है, जब तक कि आप मुझे नहीं कहोगे कि जी तुमने कोई बिजनेस करना है, जाओ और उसको शुरू करने के लिए प्लान बनाकर लेके आओ। दिस इज प्रैक्टिकल कोर्स। मैं इसलिए जी, एग्जांपल दे रही हूँ बिल्कुल। कि कैसे शुरू करोगे। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहीं हम दोनों कहीं करीब-करीब ही हैं, तो कुछ इस तरह के मसाइल मेरे साथ भी हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और वाक़ई कोई भी लर्निंग हो की टाइप हो आपकी, कैसे भी आप लर्नर क्यों ना हो, लेकिन एक उस्ताद, एक फैसिलिटेटर, एक मेंटर, एक सिखाने वाले का फ़र्ज़ है कि वो आपको उस प्रोसेस में से एक दफ़ा गुज़ारे। जब तक आप प्रोसेस से जरूर गुज़रते गुजारे। नहीं है, ऑब्वियसली आप नहीं सीखते। और एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं है, स्किल बेस्ड होनी चाहिए। और स्किल बेस्ड स्किल होगी कैसे? बेस्ड। जब हम उसको प्रैक्टिकली करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल एलिमेंट ज्यादा होगा थ्योरी की निस्बत। हमारे यहाँ क्या होता है, 75 नंबर का पेपर होता था और 25 नंबर का जो है वो प्रैक्टिकल होता था। उसमें भी वाइवे के नंबर होते थे, कॉपी के नंबर होते थे, और वो कट कट आके जो है आपकी प्रैक्टिकल आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो किसी तरह से भी कंसिडर नहीं होता था। और अब जो है वो जी बिल्कुल ऐसी है। तो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा होनी चाहिए। मैं ये चाहूंगी कि एक लास्ट क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं हुमी असलम का, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि हम इसको क्लोज करने की तरफ चलते हैं। कैन वी स्टार्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन लर्निंग विद अर्ली एजेस एज 4 और 5 years? बताइए, मेरे भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, मेरा बेटा भी 4.5 साल का है। आई लव, क्योंकि मैंने बेसिकली अपनी जो अब मैं, ये मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन इसलिए है कि मेरी एक तो सपोर्ट यूनिवर्सिटी टीचिंग में बेसिकली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में तो है ही, लेकिन जो मेरी एक्चुअल मेरा आप कह लो कि इंटरेस्ट है और जो मेरी एक्चुअल में सारा दिन लगी रहती हूँ, वो बेसिकली मैं अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम पे लगती हूँ। मैं बेसिकली, ये मेरा बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखिए जी, यहाँ पे मैं आपको बड़े मजे का काम सुनाऊंगी कि हम नॉर्मली बच्चे को सिखाते रहते हैं 4 और 5 years में। बच्चा प्ले ग्रुप में होता है, नर्सरी में होता है, केजी में होता है। अगर तो वो प्ले ग्रुप में है तो नॉर्मली हम उसको सिखा सिखा के थक जाते हैं। ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट, या साउंड्स के थ्रू भी सिखा रहे होते हैं तो हम कह देंगे एफ ब ख, लेकिन हम प्रैक्टिकली उसको नहीं कहते। अब प्रैक्टिकली आपने कैसे करना है? प्रैक्टिकली अगर आपका बच्चा प्ले ग्रुप के लिए है या आपका बच्चा अगर नर्सरी केजी में भी है, तो बेसिकली अब आपने उसको सबसे पहले जब आपने उसको कोई साउंड सिखा दिया, चाहे वो इंग्लिश की है चाहे वो उर्दू की है, तो प्रैक्टिकली अब आप उसके सामने चीजें रखें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो आप अपने घर से भी उठा सकती हैं, अपने कमरे का रिमोट ले आए, अपना कोई लैंप ले आए, कुशन ले आए, कोई भी चीज आपकी जो है ना वो ऐसी रख दें। और उसमें कुछ चीजें ऐसी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बी पढ़ा रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जो कि बी से शुरू होती हो और कुछ ऐसी हो जो बी से शुरू ना होती हो। बच्चे से सॉर्टिंग करवाएं, बच्चों को लर्निंग पजल्स ला के दें। देखिए, पजल्स बहुत अच्छी चीज होती है 3, 4, 5 और इवन 8, 9 साल के बच्चे के लिए, उसके अटेंशन स्पैन को डेवलप करने के लिए। हमारी रिसर्च ये कहती है कि बेसिकली 15 साल के बच्चे, 15 साल तक के बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो मैक्सिमम 12 मिनट होता है, मैक्सिमम। जरूरी नहीं कि हर बच्चे का 12 मिनट हो, 12 से कम भी हो सकता है। और अगर आप नोट भी करो तो आपके शुरू की जब आप कोई क्लासेस भी हो, किसी ने टीचिंग भी की हो ना भी की हो, तो बेसिकली आप ये देखोगे तो आप प्रैक्टिकली चीजें रखो साथ उसके। बेसिकली आप उसको पजल्स लर्निंग के ला दो कि एक तरफ आप उसको सिखा रहे हो कि एक तरफ आपका अल्फाबेट लिखा हुआ है, एक तरफ आपकी जो है पिक्चर है, वो पिक्चर्स को जोड़े, सीक्वेंसिंग के पजल्स बनाकर उसको दे दो। अगर आप लोग कहोगे तो बेसिकली मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगी, ईमेल भी कर दूंगी। आप अपने बच्चे पे सबसे पहले प्रैक्टिकली उसको करके देखें। अगर वो आपका प्रैक्टिकल, क्योंकि नॉर्मली मैं इधर लाहौर में तो बच्चों पे ये प्रैक्टिकल कर रही हूँ, इसके अलावा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करवाएं, उनको सॉर्टिंग करवाएं चीजों की। उनको अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्ट सिखानी है और डिफरेंस बताना है एयर, लैंड और आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट का, तो उनको लर्निंग मैट्स बना कर दें, उनको पिक्चर्स बना कर दें कि वो उसमें करें। इसके अलावा
आपने अगर उनको शेप्स पढ़ानी है तो रियल टाइम शेप्स उनको ला कर दें और उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाएं। आई स्पाई की गेम हो सकती है, आई स्पाई विद माई लिटिल आई, कि उनको कहें कि अपनी सराउंडिंग में से जो आप उनको टीच कर रही हैं कि उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज आपको फाइंड करके बताएं और फिर उसको रिलेट करें। आप ये मैथमेटिक्स में अप्लाई कर सकती हैं ये गेम। आप ये गेम बेसिकली अप्लाई कर सकती हैं अपनी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, आप अप्लाई कर सकती हैं। और ये बहुत इजीली, आपको इसमें कोई रिसोर्स भी नहीं लगेगा और इजीली आप उसको टीच भी कर सकती हैं। जी हमना, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से आपने इसको जो है वो एलेबोरेट किया, और मैं चाहूंगी कि एक शॉर्ट सा मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए हो जाए और हम फिर इसको क्लोज करें। शॉर्ट सा मैसेज मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि लाइक लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ रेस। ये मैंने बहुत कह लो कि अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि जिंदगी को एक जर्नी की तरह, एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह गुजारें। ये रेस नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है कि उसके बच्चे के नंबर ज्यादा आ गए, मेरे बच्चे के कम क्यों। मेरा बच्चा इस एज में इस क्लास में था तो तुम्हारा बच्चा पीछे वाली क्लास में क्यों है। मैं इस एज में 50,000 महीना अर्न कर रही थी तो तुम 25,000 क्यों अर्न कर रहे हो, या वो 50,000 कर रहा है तो मैं 40,000 क्यों कर रही हूँ। तो लाइफ कंपटीशन नहीं है, लाइफ रेस नहीं है, लाइफ एक जर्नी है, अल्लाह ताला का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है। इसको प्लीज कंपैरिजन में, इसको प्लीज अपने नंबर्स की रेस में, इसको अपनी नंबर की रेस में, चाहे वो आपके एजुकेशन के नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो आपके पास आपके जो है वो सैलरीज के नंबर हैं, चाहे वो आपके बैंक बैलेंस के नंबर हैं, प्लीज उसमें जाया मत करें। आपकी जिंदगी की सक्सेस जो होती है वो आपके इनर पेस में होती है, आपके बैंक बैलेंस में नहीं होती। ऑल्दो पैसे जरूरी हैं लाइफ को गुजारने के लिए, लेकिन इनर पेस आप यकीन करो वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है, वरना बहुत सारे अमीर लोग सुसाइड ना करते हैं। जी बिल्कुल तो ऐसे। लाइफ को एज अ जर्नी लें, कंपटीशन नहीं। बिल्कुल ऐसे हो गया। अच्छा, आपकी अगर कुछ हम ना कुछ वीडियोस या कुछ चैनल है तो उस हवाले से बता दीजिए, बल्कि मैं आपसे कहूंगी कि हमारे पेज पे जाके तो इसको टाइप कर दीजिएगा कमेंट्स में, अगर आपके सामने अभी भी खुला हुआ है आपका कोई चैनल है या आपकी कुछ वीडियो रिकॉर्डेड है, जिस तरह से भी है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो मजीद इसके बारे में सीखना चाह रहे हैं। ऐसा चैनल तो नहीं है, फेसबुक पेज है, मैं वो टाइप कर दूंगी। इसके अलावा मैं आपके साथ अपना नंबर शेयर कर दूंगी जिसमें प्रॉपरली सारी की सारी वीडियोस और रिसोर्सेज होंगे, और आप मुझे अपना ईमेल शेयर कर दीजिएगा। कुछ लर्निंग रिसोर्सेज अर्ली ईयर्स के मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि मेरे डिजाइन है। आप उसको प्रैक्टिकली अपने बेटे पे जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और फिर अगर आपको वो लगते हैं, ठीक लगते हैं, प्लीज फील फ्री टू शेयर विद अदर्स। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो आपने हमारे प्लेटफॉर्म के लिए दिया, और स्पेशली मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और आपने ये बड़ी अच्छी बात की कि मैं प्रैक्टिकली उनको अप्लाई करूं, उनको देखूं कि उनका रिजल्ट कैसा है और फिर फर्दर इसको स्प्रेड करूं। तो आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी एक डाल दी है, तो जरूर आप शेयर करती हैं तो मैं उसके ऊपर काम करके और बिल्कुल। जल्द से जल्द उसको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिएगा कि आपके बेटे की एज ये है और इस एज से रिलेटेड आपको कैसा रिसोर्स चाहिए, मैं आपको वो ईमेल करूंगी, फिर उसको चेक कीजिएगा। देन उसके बाद हमने आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपने फेसबुक का जो है वो वहां पे मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा अपना ईमेल और अपना नंबर जो है वो जरूर लिख दीजिए अभी कमेंट बॉक्स में जाके, ताकि जो हमारे व्यूअर्स थे उनमें से अगर कोई आपसे कुछ सीखना चाहे या कुछ गाइडलाइन फर्दर चाहे तो आप जरूर उनके लिए अवेलेबल हो सकें प्लीज। जी मैं अभी लिख थैंक यू देती सो हूँ। मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे व्यूअर्स का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला, हमें सुना और हमारे साथ इंटरेक्ट किया। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।